बाकी के ऑफिसर्स व्हील हाउस और चार्ट रूम में मरे पड़े थे। उस शिप पे लाइफ के होने का एक भी साइन नज़र ही नहीं आता है। आंखें बाहर की तरफ, चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्होंने बहुत ही भयानक चीज़ देखा हो। कुछ का कहना है कि शिप पर अटैक हुआ होगा सुपर नेचुरल फोर्सेस के द्वारा और इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और यूएफओ के साथ भी जोड़ा जाने लगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बाकी वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है क्योंकि ये कहानी आपको अंत में सोचने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे शिप की जिसकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल लगा दिए हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज तक इसे ना तो कोई झुठला पाया है और ना तो कोई सही प्रूफ कर पाया है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इसे नकारने भी नहीं देते हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या है ये कहानी? बिना किसी देरी के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मलाक्का की सीधी लाइन जो कि मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के बीच में है और ये पूरे वर्ल्ड में शिप्स के लिए बहुत बिजी लेन है जो 3 देश से कनेक्ट होता है, चाइना, इंडिया और जापान से। इस रूट से लगभग 260 यानी कि 260 शिप्स एक दिन में गुजरते हैं और इसी रूट से पूरी दुनिया का 1/4 गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक्स सप्लाई करने वाला रूट है। लास्ट सेंचुरी में यहाँ 30 शिप्स डूब चुके हैं या फिर किसी तरीके से उनके साथ दुर्घटना हो गई है। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो 3-4 साल पे एक शिप, और इन्हीं आंकड़ों के बीच एक ऐसा शिप है जिसने आज तक लोगों को शॉक करके रखा हुआ है और इसकी कहानी आज भी ट्रैवल कर रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 1947, जब बहुत सारे शिप्स मलाक्का से गुजर रहे थे। तब उनको एक स्ट्रेंज SOS मैसेज सिग्नल मोर्स कोड के रूप में रिसीव होता है, जिसका सोर्स अननोन था और ये मैसेज 2 पार्ट में आता है। सोर्स अननोन होने के कारण शिप और उसके लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं लग पाता है, लेकिन जो मैसेज होता है जब उसको डिकोड किया जाता है तब वो मैसेज सुन के सब शॉक हो जाते हैं। वो मैसेज ये था, SOS from Orang Medan. We float. All officers including the captain dead in chart room and on bridge. Probably whole of crew dead. जिसका मतलब था कि सारे ऑफिसर्स और शिप के कैप्टन सहित सबकी मौत हो चुकी है। कुछ लोग चार्ट रूम में मरे पड़े हैं और कुछ शिप के डेक पर, और सारे क्रू मेंबर भी मर चुके हैं। और इसी मैसेज के आने के नेक्स्ट मिनट में मैसेज आता है, आई डाई। इसके बाद कोई मैसेज नहीं आता है। यहाँ मैसेज सुनते ही अफरा तफरी मचने लगती है और सब शिप के लोकेशन को पता करने में लग जाते हैं। जितने भी शिप्स थे उन सब को अलर्ट कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि कुछ भी अनयूजुअल दिखे तो नज़दीकी अथॉरिटी को संपर्क करें। शुरुआती खोज में कुछ नहीं मिलता है, जिसके बाद ब्रिटिश और डच रेडियो मॉनिटर की हेल्प से सिग्नल के सोर्स को पता करने में कामयाबी मिलती है और ये लोकेशन उनसे काफ़ी दूर समुद्र के बीचों बीच में मिलता है, इंडियन ओशन के बीच में, जो कि शिप्स के लेन से काफ़ी अलग और काफ़ी दूर था। एक अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार उस सिग्नल के करीब होता है और उस कोऑर्डिनेट को वो भी रिसीव करता है जो मैसेज के रूप में आता है। बिना देरी किए शिप उस अननोन शिप के तलाश में निकल जाता है और आखिरकार कुछ दूरी पर एक शिप उन्हें नज़र आता है। जब नज़दीक पहुंचते हैं तब उन्हें उस शिप का नाम दिखता है, SS ओरंग मैदान। शिप को देख के लगता है कि उसके इंजन बंद हैं, किसी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं दिखता है। ना देखने से ये लगता है कि शिप हाईजैक हुआ है, ना कोई क्रू मेंबर दिखता है। शिप बिना डायरेक्शन के अपने आप ही फ्लोट होता हुआ दिखता है। पहले तो सिग्नल्स के थ्रू क्रू से कांटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है, उसके बाद हॉर्न भी बजाया जाता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। उस शिप पे लाइफ के होने का एक भी साइन नज़र ही नहीं आता है। सिल्वर स्टार के बचाव दल को तैयार किया जाता है शिप पे जाने के लिए। हालांकि हर एक शख्स इस बात से अनजान था कि आखिर उस जहाज़ को क्या दिखने वाला है।
हालांकि सबके दिल में ऑलरेडी एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसके बावजूद दोनों जहाज को एक साथ अलाइन किया जाता है जिससे कि बचाव दल जा सके। जैसे ही सिल्वर स्टार के बचाव दल एसएस ओरंग मैदान के डेक पर पहुंचते हैं तो जो वहां का नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला नज़ारा था। पूरा डेक लाशों से भरा हुआ था और अजीब बात ये थी कि सारी लाशें एक ही तरीके से पड़ी हुई थीं पीठ के बल, और सबके दोनों हाथ ऊपर की तरफ थे जैसे कि वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हों, और आंखें बाहर की तरफ। चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्होंने बहुत ही भयानक चीज़ देखा हो, और सब इसी तरह से फ्रीज थे। यहाँ तक शिप पर एक डॉग था और वो भी लाशों के बगल में ही फ्रीज हुआ डेड पड़ा था। जब वहाँ पे थोड़ा सर्च किया गया तब सर्च करने के बाद शिप के कैप्टन की बॉडी ब्रिज पर मिलती है, ठीक उसी तरीके से जैसे डेक पे पड़े लोगों की थी, और बाकी के ऑफिसर्स व्हील हाउस और चार्ट रूम में मरे पड़े थे। जो इंजीनियरिंग क्रू था वो स्टेशन के पास मिले, और जो रेडियो ऑपरेटर था जिसने एसओएस सिग्नल भेजा हुआ था वो पोस्ट के पास ही पड़ा हुआ था। वो बैठा था और उसी की एक बॉडी थी जो कि बाकी लोगों से अलग थी और डिफरेंट पोस्चर में पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के पास ही पड़ी हुई थी। एक उसी की बॉडी थी जो थोड़ी डिफरेंट पोस्चर में थी, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, सभी के चेहरे पर डर था और सभी के हाथ पांव अकड़े हुए थे। बॉडी पर एक भी खरोच के निशान नहीं थे और कॉज ऑफ डेथ का पता ही नहीं लग पा रहा था। शिप की हालत भी बिल्कुल सही थी, एक भी स्ट्रगल या किसी तरह के हादसे का कोई भी साइन मौजूद ही नहीं था। लेकिन उन मरे हुए लोगों के चेहरे पे एक अजीब सा डर था, लेकिन उनकी बॉडी पर किसी तरह का इंजरी या कोई मार्क या स्ट्रगल का साइन नहीं था, बल्कि वे सब दिखने में हेल्दी दिख रहे थे। रेस्क्यू टीम के लिए भी कुछ समझ पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हर मिनट के साथ उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। जो वहाँ पड़ी लाशें थीं वो भी डिकम्पोज होती जा रही थी तेज़ी से, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। और सिर्फ यही स्ट्रेंज नहीं था, बल्कि सिल्वर स्टार के क्रू ने ये भी नोटिस किया कि उस टाइम गर्मी का मौसम था और टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंड थी। जब मेज़रमेंट किया गया तब कुछ जगह पे तो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक मिला था। इतना सब कुछ देखने और मिलने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने शिप को टो करके पोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। एसएस ओरंग मैदान शिप को सिल्वर स्टार से जोड़कर ले जाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। जैसे जहाज चलने को शुरू हुआ तभी ओरंग मैदान के कार्गो नंबर 4 से धुआं निकलने लगा। ये देख के सब घबरा गए और रेस्क्यू टीम जल्दी से डर के कारण रोप को कट कर दिया और आगे बढ़ गए, और कुछ ही देर में ही ओरंग मैदान वायलेंटली एक्सप्लोड कर जाता है एक बॉम्ब की तरह। और वो धमाका इतना तेज़ था कि जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं और उस जगह कुछ भी नहीं बचता है। सब कुछ इंडियन ओशन की गहराई में डूब जाता है। शिप पर लकीली सिल्वर स्टार का कोई भी क्रू मौजूद नहीं था, न ही जहाज इतने करीब था जिससे कि सिल्वर स्टार को कोई भी नुकसान पहुंच सके। इस स्टोरी को सबसे पहले ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया मई 1952 में यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के द्वारा, और तब से सबका एक ही सवाल था कि आखिर उस शिप पर क्या हुआ था। इससे जुड़ी कई सारी स्पेकुलेशंस यानी कि धारणाएं लोगों के द्वारा दी गई। कुछ थ्योरी का कहना है कि एसएस ओरंग मैदान पे सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कुछ का कहना है कि शिप पर अटैक हुआ होगा सुपरनैचुरल फोर्सेस के द्वारा, और इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और यूएफओ के साथ भी जोड़ा जाने लगा क्योंकि डेथ्स और एक्सप्लोजन इतनी अननेचुरल थी कि इसका जवाब और एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं था। और इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि ये शिप क्या रियली में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी नज़र आया कि जब कुछ इन्वेस्टिगेटर ने रिसर्च किया इस स्टोरी के आने के बाद, तब पता चला कि मैरीटाइम रिकॉर्ड्स में एसएस ओरंग मैदान का कहीं भी कोई भी नाम मौजूद ही नहीं है, ना किसी भी पोर्ट पर रजिस्टर्ड हुआ था। बट इसके बावजूद एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है।
एक जर्मन राइटर ओटो मियल्क अपने रिसर्च पब्लिश करते हुए कहते हैं, जिसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सिल्वर स्टार का क्रू उस इंसिडेंट के टाइम उस समय उस जगह पर मौजूद था और उन्होंने शिप के लास्ट लोकेशन को भी मेंशन किया जो उनके द्वारा बताए गए स्पॉट पर ही था। और ये भी बताया गया था कि शिप के कार्गो में असुरक्षित घातक सब्सटेंस जैसे कि पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन ले जाया जा रहा था और अगर ये सब किसी भी अथॉरिटीज़ को पता चलता तो वो उस शिप को पोर्ट से छोड़ने की कभी परमिशन देते ही नहीं। और इसी रीज़न की वजह से हो सकता है कि ओरंग मैदान स्मगलिंग ऑपरेशंस में शामिल हो और उसकी रियल आइडेंटिटी को किसी और नाम से चेंज करके छुपाई गई हो, उस नाम के साथ जो कहीं भी रजिस्टर्ड ना हो। ये रीज़न सही हो सकता है क्योंकि ये शिप शिपिंग रूट से काफ़ी दूरी पर था और हो सकता है डिटेक्टेशन से बचने के लिए इसने ऐसा किया हो। और ये भी हो सकता है कि कार्गो में पानी भर गया हो जिसकी वजह से पोटेशियम साइनाइड से मिलकर रिएक्शन हो गया हो, जिसकी वजह से टॉक्सिक गैस रिलीज़ हुई हो जिसका पॉइजन का असर पूरे क्रू पर हुआ। और जैसे जैसे दिन पास हुआ हो तब सॉल्ट वाटर नाइट्रोग्लिसरीन तक पहुंच गया हो जिससे फायर उठा हो, जिससे इतना बड़ा वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। बट अगर ऐसा हुआ है तो सिल्वर स्टार के रेस्क्यू टीम को उस घातक गैस ने अपने चपेट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब वे पहुंचे तब तक तो उसको हाईली कॉन्सेंट्रेट हो जाना चाहिए था। इस थ्योरी पे एक और डाउट इसलिए भी है कि साइनाइड से क्विक डेथ होता है, किसी तरीके का कोई पेनफुल साइन नहीं दिखता है बॉडी पर, जबकि ओरंग मैदान के क्रू मेंबर के चेहरे पर टेरर और पेन साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शिप पोटेशियम साइनाइड नहीं बल्कि एक और सब्सटेंस कैरी कर रहा था जिसका नाम है टैब्यून। टैब्यून एक बहुत ही हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट है जिससे वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन्स ने बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया था और बड़ी क्वांटिटी में जापानीज़ को सप्लाई किया था। इसका परसिस्टेंस लेवल लो होता है। इसका मतलब ये भी है कि जब रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक वो पूरी तरीके से फैल गया था और ये न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से बॉडी को ये सिग्नल ही नहीं मिल पाता है कि वो रिलैक्स हो, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स को सिग्नल देने के लिए। और ये हो सकता है इसी वजह से इनकी बॉडी अकड़ी हुई हो। और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने 50 साल इस स्टोरी को दिए हैं इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि आखिर ये शिप था क्या और इस शिप पे क्या हो रहा था और कैसे इतने लोगों की मौत हो गई। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।